बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने जहाँ से लीडरशिप के पास्ट पेपर्स जो थे वो छोड़े थे, हम वहां से जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्वेंट। ठीक है, जो एक सर्वेंट लीडर होता है उसकी तीन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें सर्वेंट लीडर का पता होना चाहिए कि सर्वेंट लीडर हम कहते किसको हैं। ठीक है, सर्वेंट लीडर कौन सा लीडर होता है? अ लीडर हु ओरिजिनेट विद द डिजायर टू सर्व, यानी जिसके अंदर जो है वो आके एक सर्व करना है ह्यूमैनिटी को, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है सर्वेंट लीडर। ठीक है, सर्वेंट लीडर की अब करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेन करेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करनी है। सर्वेंट लीडर की तीन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले है एम्पैथी, यानी उसके अंदर एक सेंस ऑफ पीपल के लिए जो है वो फीलिंग्स होती हैं, लोगों के लिए जो है वो थिंकिंग कैपेसिटी होती है, एम्पैथी से कहते हैं हम। इसके अलावा अवेयरनेस, नॉलेज होता है, एक परसेप्शन होती है कि सिचुएशन इस टाइम किस तरफ जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, या फैक्ट्स वगैरह का जो है वो नॉलेज होता है, उसको अवेयरनेस होती है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास परसुएशन, यानी परसुएशन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक पावर होती है कि वो किसी दूसरे पर्सन को जो है वो इजीली कन्विंस कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है वो लाया जा सकता है किसी दूसरे को। तो जो सर्वेंट लीडर होता है उसकी तीन जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक है हमारे पास एम्पैथी, एक है हमारे पास अवेयरनेस और तीसरी है हमारे पास परसुएशन। तो सर्वेंट लीडर क्या होता है? जिसके अंदर सर्व करने की जो है वो बहुत ज्यादा डिजायर होती है, और उसकी तीन करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं? हमारे पास एम्पैथी है, अवेयरनेस है और उसके अलावा परसुएशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्वॉट एनालिसिस। क्या होता है स्वॉट एनालिसिस? बेसिकली एक मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करता है, किसके लिए? एस से स्ट्रेंथ देखने के लिए, डब्ल्यू से वीकनेसेस देखने के लिए, ओ से अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए, एंड टी से थ्रेट्स देखने के लिए। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक पर्सन की जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उसकी वीकनेसेस हैं, जो उसको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं या जो थ्रेट्स हैं, उनको देखने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है, जो एक टेक्निक यूज की जाती है, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, सिचुएशनल एनालिसिस भी इसको कहा जाता है और इसको हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। अब स्वॉट एनालिसिस में जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं उनमें क्या क्या आ जाता है जी? ये इसकी एक छोटी सी डायग्राम है। ठीक है, आप देख सकते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है वो हेल्पफुल होती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज भी हेल्पफुल होती हैं, वीकनेसेस और थ्रेट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है हमारे पास, स्ट्रेंथ जी हेल्पफुल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस विच गिव इट एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीशन, यानी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर compete करने के लिए उनके साथ आपके पास कितनी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, वीकनेसेस में आ जाता है कि आपके करेक्ट आपकी जो बिजनेस है उसको कौन कौन सी जो है वो आपके मुकाबिल में कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, वो आपकी एक वीकनेस है। ठीक है, या आपके अंदर किसी चीज की कोई कमी है तो वो भी आपकी एक वीकनेस है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आपने देखते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी बिजनेस के पास, आपकी कंपनी के पास, कि आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और थ्रेट्स आपकी कंपनी को कौन कौन सा है, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि अगर एक कंपनी है, ठीक है, उसके साथ की बिल्कुल दूसरी कंपनी जो है वो ओपन हो चुकी है, तो उसको भी जो है वो एक थ्रेट आ जाता है। ठीक है, जिस तरह एक शॉप होती है, अगर उसकी जैसे बिल्कुल सेम शॉप जो है वो साथ ही खुल जाए तो उसको जो है वो एक थ्रेट फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने क्या जब भी अपनी बिजनेस का, अपनी कंपनी का जो है वो एनालिसिस करना होता है, तो हम देखते हैं हमारे हमारी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं। इस तरह की चीजें जो बस हम में ही है, किसी दूसरे में नहीं है। ठीक है, हमारी वीकनेसेस कौन कौन सी हैं, किस किस पॉइंट पे हमारी कंपनी लैग कर रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं हमारे पास, और थ्रेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन सब के साथ जो है वो हम एनालिसिस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास आ जाता है जी स्वॉट एनालिसिस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, आपने बतानी है करेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप मैनेजमेंट का, कि आपने 5 गाइडलाइंस जो है वो बतानी है जब भी हमने लेजिटिमेट पावर जो है वो उसको यूज करना है। ठीक है, लेजिटिमेट पावर जो होती है वो कौन सी होती है? जो अथॉरिटी की पावर होती है। ठीक है, लेजिटिमेट पावर को हम अथॉरिटी वाली पावर भी कहते हैं, यानी कि एक पर्सन है उसके पास एक अथॉरिटी है, जिससे आपके प्रिंसिपल है उनके पास एक अथॉरिटी है। ठीक है, एक उनके पास क्या एक डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो वो पर्सन जो अपनी पावर यूज करता है उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। ठीक है, तो लेजिटिमेट पावर यूज करने के लिए जो जो प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस आपको जहन में रखनी चाहिए वो कौन कौन सी है जी? पोलाइट क्लियर रिक्वेस्ट करनी है आपने। ठीक है, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी, आपके पास एक पोजीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के ऊपर जो है वो ओवर पावर होने की कोशिश करें। ठीक है, आपने पोलाइट क्लियर रिक्वेस्ट करनी है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर अ रिक्वेस्ट, आपने रीजन भी बतानी है कि मैं इस तरह से आपको ये बात जो है वो कह रहा हूँ। डोंट एक्सीड योर स्कोप ऑफ अथॉरिटी, यानी अपनी अथॉरिटी से ज्यादा जो है वो काम ना करवाएं किसी से। वेरीफाई अथॉरिटी इफ नेसेसरी, यानी अगर
है, जरूरत पड़े तो आप किसी को बता भी सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं इस वजह से तुम्हें ये कह रहा हूँ, ठीक है। वेरीफाई अथॉरिटी का मतलब ये क्या है कि आपने किसी दूसरे को रिकॉग्नाइज करवाना है कि मैं तुम्हें ये काम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ठीक है। फॉलो प्रॉपर चैनल, आपने प्रॉपर चैनल जो है वो फॉलो करने हैं। फॉलो अप टू वेरीफाई कॉम्प्लायंस, ठीक है। फिर आपने देखना भी है, फॉलो अप लेना है कि कितनी को बात में जो है वो चेंजेस आई हैं या उन्होंने कितनी मेरी बात को जो है वो फॉलो किया। तो सबसे पहले मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, रीजन बतानी है आपने उसको कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जो है वो काम नहीं करवाना है, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो अपनी अथॉरिटी को वेरीफाई करवाएं। प्रॉपर चैनल्स को जो है वो आपने फॉलो करना है। और इसके अलावा ये कि अपने कंप्लायंस वगैरह या चेंज वगैरह के लिए भी जो है वो फॉलो अप लेना है। इंसिस्ट ऑन कॉम्प्लायंस, अगर तो कोई बात नहीं मानता तो फिर आपने इंसिस्ट भी करना है कि आप वाकई ही ये काम जो है वो करें, ठीक है। अगर अप्रोप्रिएट आपको लगता है तो आपने इंसिस्ट भी करना है कि भाई तुमने अभी तक ये काम नहीं किया तो तुम ये काम करो। तो इंसिस्ट ऑन कॉम्प्लायंस इफ नेसेसरी या अप्रोप्रिएट। तो ये हमारे पास जो है वो 7 कहने के गाइडलाइंस हैं जब हमने लेजिटिमेट पावर जो है उसको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर की जो है वो अपने मेजर स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को जो है वो बताना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम सर्विस इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये ज्यादातर लार्ज या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वहां पे ज्यादा सूटेबल जो है वो करता है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है इसकी, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है कि जिसमें एक बॉस यानी सेंटर ऑफ पॉइंट यानी जो कह लें कि कंपनी का बॉस है ना वो डिसीजन बना रहा है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है जिसमें डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, उन्होंने जो है वो अपना डिसीजन बनाना होता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है इसमें यूजुअली जो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं वो किस बेस पे बनाए जाते हैं, सर्विस की बेस पे, यानी जो पर्सन जो काम करता है उसको उस यूनिट में जो है वो भेज दिया जाएगा, या टाइप ऑफ कस्टमर की बेस पे, ठीक है। जिस तरह के कस्टमर जो है वो आ रहे हैं उनकी बेस पे हम यूनिट्स जो है वो बना देते हैं। अब यहाँ पे हॉस्पिटल के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीई होता है, ठीक है। हॉस्पिटल का एक ऑन्कोलॉजी यूनिट है, ठीक है, कार्डियोलॉजी यूनिट है और बर्न यूनिट है, 3 आपके यूनिट्स है, ठीक है। हर एक यूनिट में जो है वो नर्सिंग का डिपार्टमेंट भी होगा, डाइटिशियन का डिपार्टमेंट है, फार्मेसी का भी है, स्टोर रूम भी है, ठीक है। तो हर यूनिट का अपना अपना जो है ये काम कर रहा है, सर्विस जो है अपने अपना यूनिट, हर यूनिट अपनी अपनी सर्विसेज जो है वो चला रहा है। तो इसको हम कहते हैं सर्विस लाइन स्ट्रक्चर है हमारे पास, या प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमारे पास जो है अभी इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस को अगर हम देखें तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर एक पर्सन को जो है वो बर्न का मसला था तो वो बर्न वाले यूनिट में गया है, ठीक है, उसको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मेरा यहाँ पे सही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। रैपिड रिस्पॉन्स इन अनस्टेबल इन्वायरमेंट, रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो आता है जी। पोटेंशियल फॉर चेंज अकॉर्डिंग टू नीड, आप नीड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हो। इजी टू कंडक्ट, ये बहुत ज्यादा इजी है इसको कंडक्ट करवाना। कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट डिसिप्लिन, इस तरह कोलैबोरेशन भी इंक्रीज होती है। यानी एक बर्न यूनिट है, एक कार्डियोलॉजी का यूनिट है, एक ऑन्कोलॉजी का यूनिट है, तो अगर किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो कोलैबोरेशन जो है वो उनकी बहुत ज्यादा होती है इस हिसाब से, ठीक है। तो एडवांटेजेस जो है वो सर्विस या प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर के ये थे। उसके बाद डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइजेशन, यानी ट्रेनिंग जो है वो उसकी कमी होती है। मतलब हमारे भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एक ही स्टाफ है, मतलब यानी कि बर्न यूनिट में सिर्फ स्पेशलाइज्ड स्टाफ जो है वही है जिसको बर्न यूनिट में उन्होंने स्पेशलाइजेशन बर्न में जो है वो कोई की हुई, बर्न वाले सब्जेक्ट में कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है, ठीक है। या कार्डियोलॉजी वाले में सिर्फ वही स्टाफ है जिसने कार्डियोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन की हुई है, ठीक है। तो वो मिक्स ही जो है ना वो हॉस्पिटल में काम चलाते हैं कि मिक्सी जो है वो भेज देते हैं। तो ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन का जो है वो थोड़ा लैक जो है देखा जाता है। समटाइम्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस यूनिट्स इज डिफिकल्ट, कभी कभी जो है वो कोऑर्डिनेशन यूनिट्स के दौरान दरमियान में जो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप देखें फार्मेसी एक यहाँ पे भी है एक ऑन्कोलॉजी यूनिट में भी है, तो दोनों जगहों पे तो जो है वो हमें रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हमें फेस करना पड़ता है, क्रिएटिंग मल्टीपल डिमांड्स एंड कॉजेज कंफ्यूजन। इस तरह मल्टीपल डिमांड्स जो है वो बढ़ जाती हैं, हमारी डिमांड्स बढ़ जाती हैं क्योंकि हर यूनिट को अपनी अपनी चीजें जो है वो चाहिए, तो डिमांड्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं और कंफ्यूजन भी जो है वो ये कॉज करती है। तो ये थोड़े से उसके जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। कुछ हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए। एडवांटेजेस में हमने पढ़ा है कि सेटिस्फेक्शन रेट हाई होता है, रैपिड रिस्पॉन्स आता है, चेंज जो है वो जल्दी आ सकता है, इजी टू कंडक्ट है, और इसके अलावा कोलैबोरेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। 5 हमने इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए। डिसएडवांटेजेस हमने पढ़ लिए कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं होती,
कोऑर्डिनेशन में थोड़ा मसला आता है, रिसोर्सेज पूरे नहीं होते, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, और डिमांड्स वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास जो था ये क्वेश्चन था, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें पता है सर्विस लाइन स्ट्रक्चर के। ठीक है, आगे 5 राइट्स एंड डेलीगेशन के, जब आप किसी को कोई काम डेलीगेट करते हो, किसी को कोई काम असाइन करते हो, तो 5 राइट्स हैं इसके। ठीक है, 5 राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टास्क, ठीक है, काम आपका ठीक हो जो आप डेलीगेट कर रहे हो। राइट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ठीक तरीके से जो सिचुएशन है वो ठीक हो। राइट पर्सन हो, राइट डायरेक्शन हो, और राइट सुपरविजन जो है वो आपने करनी है। अगर काम डेलीगेट कर दिया तो बाद में उसकी सुपरविजन भी करनी है। ठीक है, तो राइट टास्क मतलब कि जो काम आप दे रहे हो वो सेफली डेलीगेटेड करना है आपने। ठीक है, वो ठीक काम होना चाहिए। ठीक है, वो कोई 2 नंबर काम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो सही काम है वो हो। ठीक है, राइट टास्क हो गया, और राइट सर्कमस्टांसेस, यानी आप अगर एक पर्सन को कोई काम दे रहे हो तो आपने देखना है कि इसके सर्कमस्टांसेस जो है उसको किसी किस्म की डिफिकल्टी तो नहीं आएगी। अगर उसके पास मतलब अगर जनरल एग्जांपल लेते हैं, तो आप किसी को कोई काम देते हैं, फर्ज करने में किसी को कोई काम देती हूँ कि उसे आपने पीपीटी बना के लानी है, और मुझे पता है उसके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, या इस तरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे काम करेगी? ठीक है, हमें पता है कि उसके पास ये कुछ भी नहीं है, तो आप उसे जैसे कि पीपीटी बनाने के लिए दे, आप उसे कहे कि आप रिटर्न लिख के ले आए। ठीक है, तो राइट सर्कमस्टांसेस, आपने सर्कमस्टांसेस का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, राइट वर्क, राइट सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है राइट पर्सन। ठीक है, जो डेलीगेटर है, यानी जो डेलीगेट कर रहा है काम, जिसको डेलीगेट किया जा रहा है, वो जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको किसी इस तरह का पर्सन जो कि काम नहीं करता, आपको सेंस भी है, आपको पता भी है कि ये काम नहीं करता, फिर भी उसको डेलीगेट करी जा रहे हो, तो उसने तो अल्टीमेटली काम नहीं करना। तो आपने राइट पर्सन जो है वो होना चाहिए। राइट राइट जो था वर्क था हमारा। ठीक है, और उसके बाद राइट सर्कमस्टांसेस थे, और अब जो है वो राइट पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है राइट डायरेक्शन, यानी आपने जो कमांड देनी है, जो डायरेक्शन देनी है, उसको वो ठीक देनी है। ठीक है, क्लियर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि मैं ये काम जो है वो तुमसे चाह रहा हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इस तरह से जो है वो मेरे पास काम लेके आए। तो राइट डायरेक्शन जो है वो आपने उसको प्रोवाइड करनी है। और राइट सुपरविजन, यानी आपने उसका काम जो सुपरवाइज करना है वो भी अच्छे से करना है। ठीक है, अगर वो कोई काम आपके पास लेकर आता है कि आप उसको जरा चेक कर दें, तो आपने उसको अच्छे से फीडबैक देना है। ठीक है, और अगर कोई फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आपने वो भी उसकी जो है वो अच्छे से करनी है, राइट सुपरविजन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो हमारे पास 5 राइट्स जो थे हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहले टास्क जो है वो राइट होना चाहिए। ठीक है, जो सिचुएशन है वो ठीक होनी चाहिए, जिस सिचुएशन में आप किसी पर्सन को काम दे रहे हैं वो सिचुएशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, राइट टास्क था, राइट सिचुएशन थी, राइट पर्सन हो गया। ठीक है, उसके अलावा जो है वो राइट आपका सुपरविजन, जो राइट सुपरविजन है। ठीक है, और एक हमने जो है राइट डायरेक्शन वाला रह गया था, राइट डायरेक्शन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, राइट डायरेक्शन और राइट सुपरविजन। तो ये हमारे पास जो है वो 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन है, जो कि वेटर्स का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, आपने मेन स्टेप्स बताने हैं रोजर्स मॉडल ऑफ चेंज के, यानी रोजर ने ना एक चेंज थ्योरी का मॉडल पेश किया था। ठीक है, चेंज वाला जो चैप्टर आपने इसमें पढ़ा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बुक में। ठीक है, सुलिवान डेकर में जो हमने चेंज वाला चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर से जो है रोजर मॉडल आपने पढ़ा होगा कि जब भी चेंज आता है तो उसमें ये चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, तो उसने एक मॉडल दिया था रोजर ने कि किसी भी सिचुएशन में जब चेंज आता है तो उसके लिए ये 5 चीजें जो है इन स्टेप्स के थ्रू जो है वो चेंज आता है। ठीक है, सबसे पहले नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन और कंफर्मेशन। ठीक है, इसकी डिटेल नहीं दी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉलेज यानी अगर आपने कोई यहीं पे कोई चेंज लेके आना है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करें कि हम यहाँ पे ये चेंज लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो नॉलेज सबसे पहले जो है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद है परसुएशन। परसुएशन होता है किसी को किसी काम की तरफ रागिब करना, किसी किसी काम की तरफ माइल करना। ठीक है, किसी को स्टिमुलस देना कि वो ये काम करे। आप लोगों को जो है वो परसुएट करेंगे, आप लोगों को तरगीब दिलाएंगे कि भाई ये चेंज वाकई हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहले आप उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि हम ये वाला चेंज चाह रहे हैं। ठीक है, परसुएशन यानी उनको परसुएट करेंगे कि ये चीजें जो है वाकई यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। फिर डिसीजन आता है, फिर लोग क्या करते हैं कि अच्छा वो डिसाइड करते हैं कि हाँ वाकई ये ठीक कह रहा है। ठीक है, इस तरह वाकई होना चाहिए। ठीक है, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना डिसीजन लेते हैं, फिर उस चीज को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस काम को अपने जो रोजमर्रा की डेली लाइफ होती है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं उस चेंज को। और फिर कंफर्मेशन, यानी फिर वो चेंज जो है वो आपकी जिंदगी का वाकई हिस्सा बन जाता है, और वहां पे जो है वो चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले कोई भी चेंज लाने के लिए आपने लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है, परसुएशन, ठीक है, उनको परसुएट करना है। उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट, डिसीजन है, ठीक है, लोग डिसीजन लेंगे, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है, और देन फिर कंफर्मेशन आ जाती है। तो रोजर मॉडल्स ऑफ चेंज में हमारे पास ये स्टेप्स है: नॉलेज, परसुएशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन और कंफर्मेशन।
नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, आपने बताने हैं टीम नर्सिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। टीम नर्सिंग यानी जिसमें एक टीम होती है नर्सेज की, एक आरएन होती है, उसके अंडर जो है वो 10 to 12 जो है वो पीपल काम करते हैं। टीम नर्सिंग जो हमको यूजली कहा जाता है। तो टीम नर्सिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? रोल कंफ्यूजन एंड रिसेंटमेंट, यानी रोल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब हर पर्सन को जो है ना उसका रोल प्रॉपर असाइन नहीं किया जाता, क्योंकि एक टीम जो होती है वो जिसको जो काम मिल रहा है उसने कर लेना है। तो फिर उसकी वजह से रोल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने ये काम करना था, मेरा ये रोल था, मेरा ये रोल था। हर पर्सन को अपने रोल में कंफ्यूजन ही रहती है। तो रोल कंफ्यूजन है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। उसके बाद है कि लेस कंट्रोल फॉर नर्सेज ओवर असाइनमेंट, यानी आपका कंट्रोल जो है वो इतना नहीं रहता असाइनमेंट के ऊपर। जिसका जो दिल करे वो काम जो है वो कर लेता है। पॉसिबिलिटी ऑफ अनइक्वल असाइनमेंट, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि अनइक्वल असाइनमेंट जो है वो आपको मिल जाए। किसी को ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ठीक है। टीम में जो थोड़ा एक्टिव मेंबर उसको ज्यादा मिल जाए, आपको कम मिल जाए, तो अनइक्वल असाइनमेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटी है। टीम नर्सिंग इनकाउंटर स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, स्केड्यूल में भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। कम्युनिकेशन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और सबसे बात करने के लिए जो है वो आपको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला कि रोल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी आपको रोल का नहीं पता होता अपने, ठीक है। आपके असाइनमेंट जो है वो ठीक तरीके से नहीं प्रोवाइड की जा सकती। अनइक्वल असाइनमेंट हो सकती है, आपका स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। इसके अलावा सुपरविजन जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो टीम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, टीम नर्सिंग जो है उसके ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। डेलीगेशन वाला हमने जो है वो पहले पढ़ लिया। उसके बाद 5 रिस्पॉन्सेज टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ वर्क प्लेस, यानी आप जो वर्क प्लेस पे आपने एक कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है, आप उसको किस तरह से जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अपने 5 रिस्पॉन्सेज को जो था वो बताना है। सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्स है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आप वर्क प्लेस पे अवॉइड कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट को। फिर है विदड्रॉइंग कॉन्फ्लिक्ट, आप विदड्रॉ कर सकते हो उससे। निगोशिएशन, ठीक है, निगोशिएशन जो है हमारे पास थर्ड है। कोलैबोरेटिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि आपने अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। आपने कभी भी मतलब आप कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, ठीक है। आपके जहां पे भी आप करते हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ना हो। सिचुएशन को जो है वो मैनेज करने आप ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहले ही हमारे पास आ जाती है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है विदड्रॉइंग कॉन्फ्लिक्ट। विदड्रॉइंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि एक पार्टी जो है वो खुद ब खुद ही जो है अपने आप को रिमूव कर ले, ठीक है। और इश्यूज जो है वो ऐसे का ऐसे ही अनरिजॉल्व रहे, इसको कहते हैं विदड्रॉइंग कॉन्फ्लिक्ट। यानी आपने विदड्रॉ कर लिया, आपने कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपने अपने आप को वहां से रिमूव कर दिया, वहां से आप चले गए, ठीक है। ना कोई बात की है आपने, ना कोई उनसे सुलह सफाई वाला कोई काम हुआ है, सिचुएशन वहीं की वही है, सिर्फ आप छोड़ के वहां सिचुएशन को चले गए। मतलब विदड्रॉइंग कॉन्फ्लिक्ट। एक था आपने सिचुएशन को होने नहीं देना, कॉन्फ्लिक्ट को होने नहीं देना, वो है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। फिर है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आप वहां से भाग गए हैं, विदड्रॉइंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है निगोशिएशन या निगोशिएटिंग। यानी निगोशिएशन का मतलब ये होता है कि आप दोनों ने मिलकर बैठ के बात की है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो फिर जो है वो उसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकाला है, इसको कहते हैं निगोशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग जो है वो ये होता है कि दोनों पार्टीज जो है उन्होंने आपस में म्यूचुअल अटेंशन के साथ सिचुएशन को जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इन दोनों ने अपना टैलेंट यूज किया, दोनों ने अपनी अक्ल यूज की और उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया, किसी एक सोल्यूशन पे एग्री हो गए और दोनों ने मसले को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में ये होता है कि दोनों जो पार्टीज होती हैं वो थोड़ा थोड़ा, मतलब एक थोड़ा सा लॉस उसका होता है, थोड़ा सा लॉस उसका होता है, ठीक है। तो वो जो है वो सिचुएशन को सॉल्व कर लेती है। मतलब कहते हैं कि आप अपना ये छोड़ दें, आप अपना ये छोड़ दें, तो हम इस तरह से सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वो उनको कहती हैं आप ये छोड़ दें, वो उनको कहेंगे आप ये छोड़ दें। दोनों का थोड़ा थोड़ा लॉस, थोड़ा थोड़ा फायदा, ठीक है। ना तो कंप्लीट फायदा हुआ किसी को, ना ही कंप्लीट लॉस, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं दोनों। तो ये 5 जो है वो सिचुएशन होती हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा है कि अवॉइड करना है आपने कॉन्फ्लिक्ट को, फिर आपने विथड्रॉ करना है कॉन्फ्लिक्ट से, उसके बाद आपने जो है वो कोलैबोरेशन और निगोशिएटिंग का आ जाता है, और नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है कॉम्प्रोमाइजिंग का ऑप्शन, ठीक है। तो ये इन 5 तरीकों से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जा सकता है, जो कि आपको वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं फेस। नेक्स्ट है आपके पास की क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो क्या होता है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अंडरलाइंग अजम्पशंस। ये आपकी जो है वो बुक के ऊपर डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। एक प्रोसेस है कि आपने अंडरलाइंग अजम्पशंस को जो है वो आपने एग्जामिन करना है, आर्ग्यूमेंट्स को इवेलुएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंप्रूव करना, एक्सप्लोर करना है अल्टरनेटिव्स को, और डिवेलप करना है रिफ्लेक्टिव क्रिटिसिज्म। इसलिए
फॉर द पर्पज ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन दैट कैन बी जस्टिफाइड, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का आप जो चैप्टर है लीडरशिप का वहां से निकालें और वहां पे जो है वो आप इसका जो है मार्क कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन आपने वहां से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसके 4 जो मेन स्टेप्स थे क्रिएटिविटी प्रोसेस के वो बताने थे। क्रिएटिविटी जो था उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्रिएटिविटी आता है। तो क्रिएटिविटी के जो आगे से 4 स्टेप्स थे वो कौन से थे? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपने वहां से जो है वो सॉल्व करना है। प्रिपरेशन में क्या जाता है कि आपने सबसे पहले प्लानिंग करनी है, ठीक है। प्रिपेयर करना है अपने आप को इन्फॉर्मेशन वगैरह जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करने के लिए वो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसके कुछ प्रोसेस के जो थे नेक्स्ट फर्दर टाइप्स हैं। पिक अ स्पेसिफिक टास्क, गेट द रेलिवेंट फैक्ट्स, चैलेंज एवरी डिटेल, डेवलप प्रेफर्ड सॉल्यूशन एंड देन इंप्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले अपने टास्क बनाना है, उसके रिलेटेड फैक्ट्स जो है वो इकट्ठे करने हैं, हर डिटेल को चैलेंज करना है, एक सोल्यूशन को जो है वो डेवलप करना है, उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो ये है हमारे पास प्रिपरेशन। उसके बाद है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या आता है, जब इंफॉर्मेशन हम गैदर कर लेते हैं ना तो हम उसको जो है वो थोड़ा सा टाइम देते हैं, ठीक है। एज पॉसिबल जितना भी टाइम आप दे सकते हैं तो हम उसको कुछ टाइम देते हैं। आइडिया माइंड में ना हम कुछ सोचते हैं कि हमने ये जो है ना इन्फॉर्मेशन गैदर की है तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या जो है वो सिचुएशन बनानी चाहिए, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन करना चाहिए। तो जो माइंड में गेम चल रही होती है ना सारी, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेट होता है माइंड में चलना सारा कुछ, ठीक है। तो माइंड में जो है ना वो कुछ चल रहा है आपके एक बंद दिमाग के अंदर जो है वो कुछ बातें चल रही हैं, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन, ठीक है। इनसाइट का मतलब ये होता है कि आपके जो सिचुएशन है ना वो आपने सॉल्व कर लिया है, यानी आपके माइंड में आइडिया आ गया है। पहले ये था कि आपके माइंड कहते हैं ना कि अनकॉन्शियसली कुछ चीजें आपके जहन में चल रही हैं, ठीक है। तो उसको हम इंक्यूबेशन कह देते हैं। जब कॉन्शियसली आपको वो समझ आ जाती है कि हाँ ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनसाइट, ठीक है। इनसाइट के बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आता है कि जब आप जब एक सोल्यूशन आपके जहन में आ गया, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने उसको इवेल्युएट करना होता है कि ये वाकई सोल्यूशन जो है वो काम का था कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे ना ये कुछ स्टेप्स थे किसके? क्रिएटिविटी के। क्रिएटिविटी के हमने 4 जो थे वो उसके अंदर आते हैं स्टेप्स, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन, ठीक है। और क्रिएटिविटी जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग का एक जो है वो पार्ट है, कंपोनेंट है आप कह लें, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन, ठीक है जी। तो ये प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट, वेरिफिकेशन इस तरह आपकी बुक में भी है कि प्रिपरेशन में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, इंक्यूबेशन में अनकॉन्शियसली वर्क जो है हमारे माइंड में चल रहा होता है, इनसाइट में वो सोल्यूशन जो है हमारे माइंड में आ जाता है कॉन्शियस में, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में हमारी वो चीज आ जाती है, और वेरिफिकेशन में हम सोल्यूशन को फिर इम्प्लीमेंट करके इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो था क्रिएटिव प्रोसेस था। तो हमसे पूछा गया था क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन और क्रिटिकल थिंकिंग का जो कंपोनेंट क्रिएटिव प्रोसेस है वो क्या होता है। तो हमने जो था इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कैटेगरीज आपने बतानी है हाई रिस्क एरिया जो कि हेल्थ केयर में फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरीज आपने बतानी थी। तो हाई रिस्क एरिया कौन? पहले मेडिकेशन एरर, यानी हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जो है वो रिस्क होता है कि मेडिकेशन जो है वो गलत लग जाए, ठीक है। तो मेडिकेशन एरर जो है वो हाई रिस्क एरिया में आती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर, यानी अगर कोई मेडिसिन लगाई है उसका रिएक्शन हो गया, ठीक है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है ये चीज आ जाती है। फॉल का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, गिरने का पेशेंट का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो गिर सकते हैं, ठीक है। वो हॉस्पिटल का फर्स्ट होता है वो थोड़ा स्लिपरी होता है, गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। पेशेंट और फैमिली डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, यानी पेशेंट या फैमिली डिससेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि इनको केयर अच्छी प्रोवाइड की जा रही, तो ये भी एक हॉस्पिटल का जो है वो रिस्क है, ठीक है। रिफ्यूज ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कई पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्यूजल दे देते हैं, वो कहते हैं हमने ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं, तो ये भी एक जो है वो रिस्की एरिया है। तो सबसे पहले मेडिकेशन एरर है, ठीक है, फिर आपने जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मेडिकेशन से वो चीज आ जाती है, ठीक है। फिर आपके पास जो पेशेंट के जो फैमिली है वो सेटिस्फाइड ही नहीं है केयर से, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि पेशेंट जो है वैसे ही फॉल का रिस्क होता है उसको बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि पेशेंट जो है उसने रिफ्यूजल दे दिया है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो एरियाज हैं रिस्क के जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं किसके अंदर, हाई रिस्क एरियाज इन हेल्थ केयर, ठीक है। उनकी थोड़ी सी कैटेगरीज हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ेंगी हेल्थ केयर सेंटर में। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो क्वेश्चन था लीडरशिप का पास्ट पेपर्स में,
कि आपने मैग्नेट हॉस्पिटल को जो है वो बताना है और उसकी 6 करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेंशन करनी है, ठीक है। कि मैग्नेट हॉस्पिटल क्या होता है। मैग्नेट हॉस्पिटल बेसिकली इस तरह के हॉस्पिटल होते हैं जो कि क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैग्नेट हॉस्पिटल आपको जब भी टर्म यूज होगी तो आपने ये देख लेना कि वो कौन से हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे बहुत हाई स्टैंडर्ड की केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एक्सीलेंस केयर जो है वो एक्सीलेंस नर्सिंग केयर, एक्सीलेंस नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो नर्सेज की होती है उसको हम कहते हैं मैग्नेट हॉस्पिटल, ठीक है। अब मैग्नेट हॉस्पिटल आपको समझ में आ गया कौन सा होता है जिसमें क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाती है। उसकी हमने 6 करेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी थी। तो 6 करेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से आ जाती हैं कि एक तो मैग्नेट हॉस्पिटल जो है वो क्वालिटी इन अ सेटिंग दैट सपोर्ट प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। वो इस तरह की क्वालिटी हमें प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस को जो है वो शो करती है। आइडेंटिफाई एक्सीलेंस इन द डिलीवरी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है। नर्सिंग सर्विसेज जो है वो अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं। डायसेमिनेटिंग बेस्ट प्रैक्टिस इन नर्सिंग सर्विसेज, वही बात है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मिलेगी। पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है वो उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे प्राइमरी नर्सिंग जो होती है उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो प्रोफेशनल नर्स की जो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें पाई जाएंगी, ठीक है। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। अच्छी जो है वो डिलीवरी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज अच्छी मिलेगी। इसके अलावा आपको बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मिल सकती है। डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी होती है, उनकी प्लानिंग अच्छी होती है। ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। और 6 मंथ की गुड सैलरी और बेनिफिट्स वगैरह भी जो है वो आपको मिलेंगे। तो मैग्नेट हॉस्पिटल की जो है वो 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। ये जो थी हमने बता दी कि 6 करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है और मैग्नेट हॉस्पिटल होता क्या है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी नर्सिंग क्या होती है, उसके 5 आपने एडवांटेजेस लिखने थे। प्राइमरी नर्सिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मैरी मैंथी ने जो दिया था 1960 में। मैरी मैंथी ने 1960 में प्राइमरी नर्सिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें होता क्या है कि आप 1 to 1 जो है वो केयर प्रोवाइड की जाती है। प्राइमरी नर्सिंग यानी एक ही नर्स होती है और एक ही पेशेंट है, ठीक है। उसको जो है वो 1 to 1 जो है वो नर्स और पेशेंट के दरमियान एग्जिस्ट करता है। नर्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने पेशेंट के सारे कामों के लिए, ठीक है। तो ये आरएन जो है वो मेनली इसके लिए उन्होंने रखी थी बेड साइड के लिए, ठीक है। पेशेंट जो है ये, ठीक है, प्राइमरी नर्स, ठीक है, पेशेंट है और एसोसिएट नर्स जो है वो कभी कभी इसके साथ काम करती है। और चार्ज नर्स होती है प्राइमरी नर्स यूनिट, ठीक है। अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ये सारे के साथ जो है वो लिंकेज होता है, ठीक है, प्राइमरी नर्स का। तो एडवांटेजेस इसके क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर डिसेंट्रलाइज जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है। उसके बाद नर्सिंग इज नॉलेज बेस्ड नॉट ओनली टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। नर्सेज जो है वो उसको नॉलेज होता है हर चीज का। हाई होलिस्टिक केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी पेशेंट को जो है वो आप होलिस्टिक केयर सारी केयर जो है वो पेशेंट की नर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होती है वो क्लियर होती है क्योंकि एक ही बंदे ने जो है वो सारा काम करना होता है, ठीक है। तो फिर जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो क्लियर होती है, ठीक है। प्राइमरी नर्स मैनेज डे टू डे हेल्थ नीड्स, और प्राइमरी नर्स होती है जो कि पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटीज को, डे टू डे हेल्थ नीड्स को जो है वो कंट्रोल करती है। तो उसको हम कहते हैं हमारे पास प्राइमरी नर्सिंग जो है वो आ जाती है। प्राइमरी नर्स हमको है कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी नर्सिंग में जो है वो हमने पढ़ लिया। प्राइमरी नर्सिंग में हमने क्या पढ़ा कि एक रिलेशनशिप है पेशेंट के दरमियान, ठीक है, और नर्स के दरमियान, ठीक है। नर्स जो है वो उसके सारे काम जो है वो करती है, ठीक है। नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड करेगी डाइवर्स ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को, ठीक है, फैमिलीज को प्रोवाइड कर सकती है। और इसके अलावा ये कि सिंगल नर्स होगी जो कि सारे काम जो है वो पेशेंट के करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो लीडरशिप के जो थे वो पास पेपर से आज थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।